आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण कीवर्ड्स या टैग वर्ड हो सकते हैं जिनको हम डायरेक्टली देख करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो काफ़ी हेल्पफुल ये रहते हैं। अगर आपने सही से पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने सही से नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इन टैग वर्ड्स को फोकस करके, इनको देख करके, इनको समझ करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये टेक्निक मानी जाती है, काफ़ी अच्छी ट्रिक कह सकते हैं इसको हम। अगर आपने इन टैग वर्ड्स को सही से पहचान लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पेडागोजी के आप सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पीछे टैग वर्ड्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ये कैसे यूज़ होते हैं, किस तरीके से इनका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस को पहचानने में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो फिर आपको इन टैग वर्ड्स को देखे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको आखिरी तक देखना है ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो टैग वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। यानी स्टेटमेंट अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे टैग वर्ड हैं या फिर कीवर्ड हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो पॉजिटिव सेंस देते हैं, जिससे बच्चे के हित में और जो बच्चे के अहित में। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स कहाँ से आए। आखिरकार ये जो टैग वर्ड्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये कहीं से नहीं आते हैं। जो पिछले वर्षों में पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उनको स्टडी करके, और जो अभी लेटेस्ट 2022 में जो पेपर कंडक्ट हुए थे उनको स्टडी करके ये टैग वर्ड्स निकाले जाते हैं। तो पूरा एक टाइम लगा इनको निकालने में, ताकि इनका यूज़ हम डायरेक्टली समझ पाएँ कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखें, जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें कुछ नए टैग वर्ड्स देखने को मिले थे, नए कीवर्ड्स देखने को मिले। तो वो सारे जो ऑनलाइन पैटर्न का जो भी पूरा टैग वर्ड्स हैं जिनको आप पहचान करके आंसर कर सकते हैं, और जो पिछले वाले टैग वर्ड्स हैं उन सबको कंपाइल करके मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 30 पॉजिटिव और लगभग 21 के आसपास आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट अगर देखें 50 के आसपास, 50 के आसपास टैग वर्ड हैं, 51 के आसपास टैग वर्ड हैं। अगर आपने इसको सही से आत्मसात कर लिया, स्टडी कर लिया, ध्यान में रखा और कॉपी पे नोट कर लिया और प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, तो फिर आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस काफ़ी सही होने वाले हैं और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में, कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपको इस स्टेटमेंट में इंक्लूसिव एजुकेशन दिखाई दे जाए तो आप उसको पॉजिटिव मानेंगे और उसी स्टेटमेंट को आप पिकअप करेंगे जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही होगी। क्योंकि अगर इंक्लूसिव हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा, इसका मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे को एक समग्र तरीके से जो शिक्षा दी जाएगी उससे बच्चे का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो ये पॉजिटिव सेंस यहां से निकल करके आ रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें यूज ऑफ लैंग्वेज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, यानी विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। जितना ज्यादा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाएगा उतना बच्चे को अच्छे तरीके से ज्ञान विकसित करने में हेल्प मिलेगी। वो समझेगा, चीजों को एनालिसिस करेगा और उसके बाद फिर उसको लर्न करेगा। वो उसको रोट नहीं करेगा, उसको वो रट्टा नहीं लगाएगा। अगर छोटे बच्चे रट्टा लगाएंगे तो उनका फिर विकास किस तरीके से हो पाएगा, उनका मानसिक विकास हो ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रट्टा वाली जो कहानी है वो बिल्कुल भी मना की जाती है कि वो नहीं करना है। छोटे बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना, उनको समझवाना है। छोटा बच्चा जो होता है वो कोई कोरा कागज नहीं होता है। वो फैमिली में रहता है, बहुत कुछ सीखता रहता है, उसके बाद स्कूल जाता है, वहां पे जो भी उसने सीखा हुआ है उसको वो यूज करता है अपनी लर्निंग में। जो वहां पे स्कूल में उसको समझाया जाता है उसको वो कोरिलेट करके पढ़ता है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, पॉजिटिव सेंस है। इसके बाद बात करेंगे विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट, यानी दृश्य व श्रव्य सामग्री। जो दृश्य व श्रव्य सामग्री होती है उसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा अगर मान लीजिए कहीं जा नहीं पाएगा किसी भी ऐसे लोकेशन पे जहां पे वो देख करके सीखे, मान लीजिए कोई पार्क है या जहां पे कोई एक नेशनल पार्क है जहां पे काफी पक्षी रहते हैं, अगर कोई इस तरीके से पहाड़ी एरिया इलाका है, अगर बच्चा वहां पे जाके नहीं सीख सकता है तो उसी चीज को अगर उसको हम टेलीविजन पे दिखाएंगे ऑडियो और विजुअल की हेल्प से बच्चे के अंदर एक लर्निंग डेवलप होगी। तो ये भी उसको हेल्प करती है सीखने के लिए। तो ये भी पॉजिटिव सेंस है, इसको भी आप लोग पॉजिटिव में
करके आएंगे। अगर पेपर में स्टेटमेंट आती है विजुअल एंड ऑडियो, और जिस स्टेटमेंट में आपको ये टर्म मिल जाते हैं तो आप उसको टिक करके आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें वेरियस एक्टिविटीज, यानी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो क्लास के अंदर बच्चा खुद करता है, तो वो एक्टिविटीज बच्चे को इनकरेज करनी चाहिए कि बच्चा वो करता रहे, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं पर भी वेरियस एक्टिविटीज, विविध गतिविधियां मिल जाए तो आप उसको सही मार्क करके आएंगे, इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। उसके बाद कनेक्टिंग टू डेली रियल लाइफ, छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है तो वहां पे, क्योंकि फैमिली में सबसे पहले तो वो फैमिली में सीखता है, अपनी मदर से सीखता है, अपने फैमिली में अपने पिताजी से सीखता है, और आसपास जो भी चीजें हो रही होती हैं उसको ऑब्जर्व करता रहता है और वही चीज करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे, अगर कोई बड़ा कोई कुछ कर रहा है तो छोटे बच्चे उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसके बाद फिर वही खुद कोशिश करते हैं करने की। तो इस तरीके से वो सीखते हैं। तो इसका मतलब कि बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वहां पर वो क्या करता है, जो भी उसने घर में सीखा हुआ होता है उसको वो उसी तरीके से कोशिश करता है स्कूल में करने के लिए। यानी वो बच्चा क्या करता है, उसको डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। इस तरीके से वो सही तरीके से सीख पाएगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करें 6 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकरेजमेंट, यानी बच्चे को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो ये जो इनकरेजमेंट है या इनकरेज है, प्रोत्साहन, ये पॉजिटिव है। इसको भी आप लोग अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको सही करके आएंगे। उसके बाद में हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। अभी छोटा बच्चा है, जब धीरे धीरे बड़ा होगा वो, तो वो जानेगा कि ये सूरज क्या है, चंद्रमा रात में क्यों निकलता है, तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। तो इसका मतलब कि छोटे बच्चे के अंदर जो जानने की जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि सीखने में हेल्प करती है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई टीचर है, मान लीजिए आप टीचर हैं और आप स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहां पे बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे? जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, क्या आप उसी के अनुसार पढ़ाएंगे उसको? यानी जो बातें पुस्तक में लिखी हुई हैं, क्या आप उसी के अनुसार उनको पढ़ाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि ये तो रट्टाफिकेशन वाली कहानी हो जाएगी। यानी जो किताब में लिखा बस बच्चे को वही पता, बच्चा अपने आप से कोई चीज पूछ नहीं पा रहा है, अपने आप से कोई चीज वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चा जो सीख रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सेंस है, इसको भी आप मार्क करके आएंगे पॉजिटिव में। उसके बाद फिर 9 में देखते हैं रिस्पेक्ट, अफेक्शन, यानी छोटा जो बच्चा होता है उसको हमें सम्मान देना है, बच्चे से हमें लगाव करना है, क्योंकि बच्चे को अगर सम्मान देंगे, बच्चे से लगाव करेंगे, तभी बच्चा टीचर से डरेगा नहीं। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो टीचर और बच्चे का जो संबंध था, जो बच्चे और टीचर का जो रिलेशन था, बड़ा खतरनाक हुआ करता था। बच्चे टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे, या कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आया तो पूछ नहीं पाते थे, क्योंकि मास्टर जी के पास एक छड़ी हुआ करती थी। तो मास्टर जी छड़ी से बच्चों को पीटते थे, मारते थे, उनको मुर्गा बनाते थे। तो इस तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मानसिक विकास, वो नहीं हो पाता था शिक्षा के प्रति, और इस तरीके से फिर वो आने वाले समय में और भी काफी ज्यादा कुंठित समस्या उत्पन्न करता था ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को सम्मान दिया जाए, उससे लगाव, ताकि वो समझ पाए, क्वेश्चंस पूछ पाए, डरे नहीं। हेल्थ की अगर बात करें, मदर टंग, क्योंकि बच्चा जो जब डेवलप होता है, बच्चा छोटा है, उसके बाद बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बच्चा जिस परिवेश में बड़ा हो रहा है, जिस एनवायरमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है, वहां की जो भाषा है उसको मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चा मातृभाषा सीखता है सबसे पहले। बच्चा इंग्लिश नहीं सीखता है या बच्चा कोई अदर लैंग्वेज नहीं सीखता है, बच्चा सबसे पहले मदर टंग सीखता है, मातृभाषा सीखता है, जो उस परिवेश में भाषा बोली जा रही होती है, उसकी फैमिली के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मदर टंग आपके स्टेटमेंट में मिल जाए तो आप क्या करके आएंगे, इसको पॉजिटिव करके आएंगे। उसके बाद इमोशन, भावना या संवेग। तो अगर इमोशन आपको मिल जाए, ये पॉजिटिव वर्ड है इमोशन, क्योंकि बच्चा बहुत इमोशन होता है, बच्चे के अंदर बहुत इमोशन होता है, और टीचर से अगर वो लगाव में, अफेक्शन में रहेगा, तभी वो सीख पाएगा। तो इमोशन भी हेल्प करता है बच्चे को सीखने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए।
इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है। 12th की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी, अवसर। हमें बच्चे को अवसर देना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। अगर हमने बच्चे को कोई टास्क दिया है, कोई कार्य दिया है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी हमको देनी चाहिए, ताकि अगर वो असफल भी हो जाए तो हमको उसको डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है। क्योंकि त्रुटियां कर करके ही बच्चा सीखेगा। बच्चा एकदम नहीं सीख पाएगा, गलती करेगा तब सीखेगा। तो अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एरर्स। बच्चा जब गलती करेगा तभी सीखेगा, और जितनी बार गलती करेगा उतनी बार वो सीखेगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार गलती कर दी, 2 बार गलती कर दी, 3 बार गलती कर दी, उसके बाद उसको डांटना है, मारना, ऐसा नहीं करना है। 14th, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा क्या करता है? बच्चा करके सीखता है। कोई भी काम क्या खुद करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा, तो वो करके सीखता है। 15th, ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं भी ओवरऑल डेवलपमेंट मिल जाता है तो आप उसको पॉजिटिव करके आएंगे, क्योंकि बच्चे का समग्र विकास जरूरी होता है। उसके बाद 16th की अगर बात करें, हैंड ऑन एक्टिविटी, यानी हस्तपरक गतिविधि। वही सेम कहानी है कि बच्चा क्या करता है? करके सीखता है, अपने हाथ से करेगा उसको, उसके बाद वो सीखेगा। तो इस तरीके से उसका ज्ञानवर्धन होगा। 17, रिसोर्सेज। अगर कहीं रिसोर्सेज मिल जाए आपको, संसाधन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है एक सही तरीके से सिखाने के लिए। क्लास के अंदर बहुत से संसाधन होंगे, जो बच्चा देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और सीखेगा। तो रिसोर्सेज भी पॉजिटिव सेंस है। उसके बाद अगर 18 की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, ये पॉजिटिव है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है क्लास के अंदर, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने कितना सीखा। क्लास के दौरान अगर उसका असेसमेंट किया जाए, क्लास चल रही है और बच्चे से अगर डिस्कशन किया जाए, तो बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा टीचर के और वो सीखेगा, तो वो असेसमेंट ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आ जाए तो आप प्लस करके आएंगे, यानी पॉजिटिव है, और आप सही करके आएंगे। उसके बाद डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, यानी बच्चे के लिए लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक जो एक पर्यावरण है, परिवेश है, बहुत जरूरी है सीखने के लिए, तो पॉजिटिव है। उसके बाद अगर बात करें ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चे के दिमाग के अंदर बहुत तूफान उठता रहता है। तो बच्चा क्या करता है? उसके अंदर बहुत बच्चा तूफानी होता है छोटे से ही, तो वो कोई चीज को सोचता है, उसके अंदर बहुत हलचल मचती रहती है। तो ये भी प्लस पॉइंट है बच्चे के लिए, सीखने के लिए। उसके बाद में डिस्कशन, चर्चा करनी चाहिए। बच्चे के साथ बैठ करके किसी भी चीज से चर्चा, डिस्कशन करना चाहिए, उससे बच्चा और सीखता है। उसके बाद अगर बात करें डिस्कवरी, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिस्कवरी लर्निंग या फिर एक्सप्लोरेशन, ये फिलहाल एक ही पॉइंट है। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या होता है? खोजी प्रवृत्ति। बच्चा क्या करता है? खोजबीन। बच्चा जिज्ञासु होता है, वो खोजबीन करना चाहता है। तो उसके अंदर क्या होती है? डिस्कवरी लर्निंग या फिर एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करने का प्रवृत्ति होती है। तो ये भी अगर आपको एग्जाम में मिल जाए, डिस्कवरी लर्निंग या फिर एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, ये पॉजिटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के सीखने के लिए। 24th है फिर अंडरस्टैंड, समझना। बच्चा हर चीज को अंडरस्टैंड करना की कोशिश करता है, बच्चा हर चीज को समझने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो रट्टा नहीं लगाने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। तो ये अंडरस्टैंड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिव, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो बच्चे को हम बताएंगे, बच्चा उसको इमिटेट करेगा, उसको सीखेगा, उसको दोहराने का प्रयास करेगा। तो बच्चे को संवेदनशील होते हैं, और बच्चे को हमें वही बताना चाहिए जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो, विकास के लिए महत्वपूर्ण हो। 26 की बात करें, लेवल एंड सेग्रीगेट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास चल रही है और क्लास के अंदर शिक्षक है और बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षक क्या करता है? बच्चों को, कुछ बच्चे बहुत होशियार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे उतने होशियार नहीं होंगे। तो टीचर क्या करता है? बच्चों को, जो होशियार है उनको एक अलग लेवल दे देता है, और जो होशियार नहीं है उनको एक अलग टैग या लेवल दे देता है। तो ये लेवलिंग बच्चों को डिस्करेज करती है आपस में। ऐसा नहीं, क्योंकि सारे बच्चे एक समान हैं। हमको ये मान के चलना चाहिए कि पूरी क्लास के अंदर सारे बच्चे एक समान हैं, और हमको सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके इंटेलिजेंट के हिसाब से उनको अलग बिठाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डिस्करेजमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। बच्चे के अंदर समालोचनात्मक चिंतन बच्चा करता है, थिंकिंग करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है उसका डेवलपमेंट करने के लिए, पॉजिटिव है। उसके बाद बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। अगर कोई बच्चा कश्मीर से आया है, कोई बच्चा असम से आया है, कोई बच्चा साउथ इंडिया से
तमिलनाडु या फिर केरला से आया है, तो उसके अंदर कुछ व्यक्तिगत डिफरेंसेस होती हैं। जब ऐसे बच्चे साथ में मिलकर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वो आसपास के कल्चर्स को समझेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉजिटिव साइन है। अब इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, उनको आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप समझ पाए इनको किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले ओनली, अगर आपको ओनली मिल जाए यानी केवल मात्र, तो ओनली एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि केवल या मात्र या ऐसे वर्ड जो है वो आपको जहां मिले तुरंत आपको पहचानना है उनको। उसके बाद बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है। बच्चा, अब देखिए अगर ओनली की बात करें तो बच्चा केवल ऐसा काम नहीं कर सकता है, बच्चा मात्र ऐसा काम नहीं कर सकता है, तो ये नेगेटिव है। डिस्करेजमेंट बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे को हमेशा इंकरेज करना है, ये भी नेगेटिव है। पनिशमेंट, बच्चों को कभी सजा, दंड या भय के इन्वायरमेंट में नहीं रखना है। बच्चों को ये नहीं रखना है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुमको मुर्गा बनाया जाएगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तुमको 10 छड़ी पड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बच्चों को इन्वायरमेंट देना है। उससे बच्चा फिर सीखता नहीं है, उससे बच्चा फिर उस काम को करने के लिए कोशिश करता है, वो रटने की कोशिश करता है, वो सीखता नहीं है। फोर्थ है टीचर या फिर करिकुलम सेंटर्ड या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। इसका मतलब शिक्षक, पाठ्यक्रम, पुस्तक केंद्रित। बच्चे को जो भी ज्ञान देना है, बच्चे को जो भी अधिगम देना है, सिखाना है, वो टीचर सेंटर्ड या करिकुलम सेंटर्ड या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो अगर आपको कहीं भी स्टेटमेंट में मिल जाए टीचर, करिकुलम, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, तो वो बिल्कुल भी नेगेटिव होंगे, उनको आप तुरंत मार्क करके आएंगे अगर जैसा क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से। उसके बाद रोट लर्निंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो रिकॉल है, स्मरण है, रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन का बिल्कुल भी काम नहीं है अधिगम में। हमारे जमाने में क्या होता था कि रट्टाफिकेशन ही लोग करते थे, क्योंकि ये सब था ही नहीं उस समय, या था तो उस समय पढ़ाया नहीं जाता होगा इसके बारे में। तो रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करना है। रिकॉल, स्मरण भी नहीं करना है। अगर आपको रिकॉल कहीं पे वर्ड मिल जाए या मेमोराइज वर्ड मिल जाए तो ये भी नेगेटिव है, इनको भी ध्यान रखेंगे। बर्डन, बच्चे के ऊपर बोझा नहीं डालना है। बच्चे को जितना लाइट रखना है उतना बच्चा सीखेगा। बच्चे के ऊपर अगर हम सर पे बोझ रख देंगे कि ये काम करना, इतना काम करना, ढेर सारा काम दे देंगे, तो बच्चा कर नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। बच्चे को थोड़ा आपको फ्री रखना है। उसके बाद 7, इनएक्टिव या पैसिव यानी निष्क्रिय। अगर कोई इस तरीके से पैसिव या इनएक्टिव वर्ड मिल जाए तो भी वो कैसे है? नेगेटिव है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करेंगे हायर एजुकेशन ग्रेड। बच्चे के लिए उच्च शिक्षा या ग्रेडिंग, इस तरीके से अगर आपको कोई भी वर्ड मिल जाए तो वो नेगेटिव वर्ड है। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, बच्चे को हमको इस तरीके से नहीं एजुकेट करना कि वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के लिए वो सीख रहा है, रोजगार या व्यवसाय के लिए शिक्षा, ऐसी कोई बात अगर आपको मिल जाए तो वो नेगेटिव है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 10 की, तो यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स, अगर आपको कोई इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर वैज्ञानिक शब्दावली मिल जाए, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्म्स मिल जाए, कोई डेफिनेशंस, परिभाषाएं मिल जाए, तो वो कोई लेक्चर अगर मिल जाए, कोई व्याख्या की जा रही है, कोई लेक्चर दिया जा रहा है, तो इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो ध्यान रखना आपको। सीमित, लिमिटेड, बच्चे को लिमिटेड नहीं रखना है। अगर आपको कोई इस तरीके से टर्म मिल जाए, लिमिटेड की जो बात कर रहा है, सीमित रखने की बात कर रहा है, वो भी नेगेटिव है, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद में स्टैंडर्डाइज्ड, मानवीकृत, छोटा बच्चा है वो किस तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से काम कर सकता है, कैसे स्टैंडर्डाइज्ड, तो वो उसके नेगेटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखना है। डेफिनेशन या लेक्चर्स, परिभाषा, व्याख्या या व्याख्यान, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं, इनको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर पढ़ते समय। इसके बाद ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन और अभ्यास। बच्चे के ऊपर फोकस नहीं करना कि वो प्रैक्टिस करे बार बार, क्योंकि अगर कोई चीज की प्रैक्टिस बार बार वही चीज को रिपीट करेगा तो वो इमिटेट कर रहा है, उसको सीख नहीं रहा है। उसके बाद स्टीरियोटाइप, यानी जो रूढ़िवादी जो परंपरा थी, स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग थी, विचारधारा थी, वो भी नेगेटिव है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। बच्चों को अगर हम अनुशासन या नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका विकास ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे, अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन और कंट्रोल, अगर आपको इस तरीके से जो वर्ड है अगर मिल जाए आपको ऑप्शन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन के हिसाब से आपको करके आना है। नेगेटिव वर्ड है डिसिप्लिन, और ये सुनने में तो हमको लग रहा है कि डिसिप्लिन बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आपका फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास होगा। लेकिन छोटे बच्चे की अगर बात करें तो अगर उसको हम स्टार्टिंग से डिसिप्लिन सिखा देंगे
तो फिर उसका विकास नहीं, वो सोच नहीं पाएगा, वो एक लिमिट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से अनुशासन और नियंत्रण, कंट्रोल नहीं करना है। वो जितना वो जो कर पाए, जो सीख पाए, जितना अन्वेषण कर पाए, उतना वो करने देना है। एक और बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन थी, अवधारणा थी, वो क्या थी कि बच्चे जो होते हैं वो ब्लैंक स्लेट होते हैं, वो खाली स्लेट होते हैं, वो खाली कागज होते हैं। ऐसा नहीं होता है। फैमिली में वो बहुत कुछ सीखते रहते हैं, मम्मी से, पापा से बहुत कुछ सीखते रहते हैं, एनवायरमेंट से, पक्षी बैठा हुआ है डाल पे, चहचहा रहा है, वो क्यों चहचहा रहा है, वो आवाज कैसे निकाल रहा है, वो सीखते रहते हैं। बहुत कुछ ज्ञान उनके अंदर होता है। तो टीचर को ये बिल्कुल नहीं ध्यान करना चाहिए, कि बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि छोटा बच्चा जो होता है वो एक खाली कागज है, जितना हम उसको लिख देंगे उतना वो अंदर उसके लिख जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये खाली स्लेट नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखेंगे। बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बच्चे कोई चीज पूछ रहे हैं या फिर किसी चीज के बारे में वो बताने के प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर एक नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए ऑप्शन के अंदर, तो आप सचेत रहेंगे। तुलना, हम बच्चों के आपस में तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, ये बच्चे ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो तुलना एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें हम असेसमेंट के बारे में, वो भी योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट की अगर बात करें हम, तो ये भी एक नेगेटिव सेंस है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट क्या करता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में असेसमेंट करता है, लेकिन कब करता है, क्लास में नहीं करता है, मतलब डायरेक्ट नहीं करता है। ये टाइम के बाद की बात होती है। योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट, ये भी नेगेटिव वर्ड है। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा पॉजिटिव है। और अगर आपको बात एग्जाम में वो करे ऑप्शन के अंदर समेटिव असेसमेंट के बारे में, तो ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और 21 की अगर बात करें, तो यहाँ पे फिर है टीचर इंस्ट्रक्शंस। अगर कहीं भी ऑप्शन के अंदर टीचर इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी शिक्षक निर्देश दे रहा है बच्चे को, तो ये बच्चे को निर्देश नहीं दे सकता वो, क्योंकि बच्चा भगवान है और भगवान को कोई निर्देश दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे को निर्देश नहीं दिया जा सकता। बच्चे को जो वो काम कर रहा है, जो वो सीख रहा है, उसको सीखने दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर एक होलिस्टिक, एक समग्र तरीके से उसके अंदर एक विकास हो। ठीक है, होलिस्टिक अगर टर्म आपको मिल जाए, वो भी क्या है, वो भी टर्म इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है, यानी समग्र तरीके से। अगर एक टर्म आपको और मिल जाए एग्जाम में, अगर आपको टर्म मिल जाए एग्जाम में फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है कि बस यही इतना ही करना है, एक निश्चित करना है, तो फिक्स नहीं होता। बच्चे के लिए फिक्स टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो टैग वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, जो बहुत बेहद जरूरी हैं आपके पेपर पास करने के लिए, इनको प्रैक्टिस करना है। और अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे पिछले वर्षों में, ऑनलाइन एग्जाम में और इससे पहले वाले एग्जाम्स के अंदर, तो हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो आपको वीडियो शेयर करना है फ्रेंड्स में, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। अभी तक जो हमने सीखा है, अब उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूं, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और ये जान पाएँ कि किस तरीके से इन टैग वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और बेसिकली जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में सीटेट में। तो केवल ये एक को पेपर जो कंडक्ट हुआ था उसी के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित में से क्या विशेषता होती है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को फोकस करते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है, नेगेटिव है। आगे एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन भी नेगेटिव वर्ड है और फिक्स्ड भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगितापूर्ण अधिगम, साथ साथ मिल करके सीखना, ये एक पॉजिटिव साइन है। आगे यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड हमने देखा था, और पनिशमेंट भी नेगेटिव है और रिवॉर्ड भी नेगेटिव है। तो हमने केवल इस क्वेश्चन को नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से सॉल्व कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, सहयोगितापूर्ण अधिगम जो है ये एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से विशेषता होती है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में सबसे पहले बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग, यहाँ पे मदर टंग की बात की गई है
और हमने देखा था कि मदर टंग क्या है, एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, लेकिन मदर टंग के साथ साथ यहाँ पे डेट्रीमेंटल की बात की गई है जो कि नेगेटिव है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आगे जो बोला गया है उसके हिसाब से हमको स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो यहाँ पे दूसरा बोला गया कि स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मदर टंग में करना चाहिए, तो दूसरा भी नहीं हो सकता, तो पहला दूसरा नहीं होगा। और फिर तीसरा, मल्टीलिंग्विज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, ये वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर ये आपने सिर्फ ये पहचान लिया और आगे आपने नहीं पढ़ा कि वो किस संदर्भ में बात की जा रही है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भले पॉजिटिव ये साइन दे रहा है, लेकिन सेंटेंस को देख करके आगे वर्ड्स को पढ़ के समझ के ये नेगेटिव है तो हमने इसको नहीं टिक किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पे। तो यहाँ बोला गया कि प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि टू कंपेयर, और हमने देखा था कंपेयर कैसा होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो कंपेयर यहाँ पे दिया गया है। कंपेयर हमें बच्चों को नहीं करना है। अगर बच्चे आपस में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको उनको कंपेयर, तुलना नहीं करनी है। दूसरा, टू एसेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू असाइन रैंक्स, हमको बच्चों को रैंक नहीं देनी है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी हमको जो भी उनका प्रदर्शन रहा है उनके हिसाब से हमको उनको वर्गीकरण नहीं करना है, रैंक नहीं करना है। उससे क्या होगा, जिन बच्चों की रैंक अच्छी आएगी और जिनकी रैंक अच्छी नहीं आएगी उनमें डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये नहीं, रैंक नहीं करना है। जैसे ग्रेडिंग की अगर बात करें, ग्रेडिंग नहीं करना है, रैंक नहीं करना है, ये सब नेगेटिव टर्म्स हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर फोर्थ को देखते हैं। टू डिक्लेयर स्टूडेंट्स एज ए पास और फेल, हमको बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्लास के अंदर बच्चों को पास या फेल हम डिक्लेयर कर दें। उससे बच्चों के दिमाग में ये चला जाएगा कि ये बच्चा पास हो गया, तो आपस में वही डिस्क्रिमिनेशन वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको बच्चों को इनकरेज करना है, भले बच्चे फेलियर क्यों ना हो जाए, हमको उनको इनकरेज करना है ताकि वो हतोत्साहित ना हो, डिस्करेज ना हो। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे टैग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और इनके बेसिस पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन को सही तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बोला गया है टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले यूज स्टैंडर्डाइज्ड, हमको स्टैंडर्डाइज्ड की बात नहीं करनी है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको मानवीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करेंगे तो वो सही नहीं होगा छोटी क्लास के बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, यूज़ अ वेराइटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन ऑफ असेसमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूज़ यूनिफॉर्म पेडागोजी टू इंश्योर मेमोराइजेशन, ये बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव टर्म है ये। और यहाँ पर एक और है, वो है समेटिव असेसमेंट, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये हमें ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद फिर 4 पे इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट ऑन फोकस और रिकॉल। रिकॉल भी हमने देखा था कि रिकॉल कैसा है, रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, इनको फोकस नहीं करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, और यहाँ पर भी बात कर रहा है स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल्स की, तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो हमने केवल टैग वर्ड के माध्यम से ही इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसिस्ड मोस्ट इन स्कूल्स, यानी निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, सही बात है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ बोला गया रोट मेमोराइजेशन, तो यहाँ पे रोट बिल्कुल भी नहीं, रट्टाफिकेशन वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं, तो ये नेगेटिव टर्म है। उसका पैसिव इमिटेशन, पैसिव भी कैसा है, एक नेगेटिव है। अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इनएक्टिव
लिखा मिल जाता, या फिर पैसिव, ये दोनों सेम है, नेगेटिव टर्म है। और उसके बाद कंडीशनिंग, हमको बच्चों को कंडीशनिंग नहीं करना है, हमको बच्चों को एक तरीके से ढालना नहीं है, उनको कंडीशनिंग नहीं करना है। तो ये तीनों नेगेटिव बचा के पहला वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सही तरीके से प्रैक्टिस करके आप इन टैग वर्ड्स की अगर सही से प्रैक्टिस कर लेंगे, और कई क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद आप भी कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे टैग वर्ड्स को यूज़ करेंगे जो मैंने वीडियो में बताए हैं, तो आसानी से आप सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं बिना किसी एफर्ट के। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एज ए टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन योर स्टूडेंट्स। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को आपको सुसाध्य करना है, इसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखें, जनरेटिंग फियर अमंग्स योर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों में आप क्या डर की भावना पैदा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, फियर एक नेगेटिव टर्म है। उसके बाद इनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग, इनकरेजिंग तो पॉजिटिव है पर आगे फिक्स्ड की बात की जा रही है, और फिक्स्ड कैसा है? नेगेटिव है, बिल्कुल भी नहीं। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, उसके बाद फोर्थ है एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव, यानी यहाँ पर भी नेगेटिव पैसिव, और आगे है मेमोराइजेशन, ये भी नेगेटिव है। तो सही क्या है? तो हमने टैग वर्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें तीनों ऑप्शंस में नेगेटिव टर्म की बात की गई है। तो इस वजह से सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे टैग वर्ड्स का। प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो यहाँ सबसे पहले प्रमोट की बात हो रही है, प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या बोला गया है? डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा। अगर यहाँ पे डी को काट दिया जाए तो ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डी दिया गया है तो ये एक नेगेटिव टर्म में बात की जा रही है। उसके बाद में इनकरेजिंग एक पॉजिटिव है, इनकरेज करना। मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, यानी एक समस्या पर कई तरीकों से, विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छी बात है। उसके बाद इनकरेजिंग रोट, रोट कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ पे इनकरेजिंग है लेकिन रोट है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। उसके बाद फिर कॉपिंग आंसर रिटन बाय टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी जो शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको कॉपी करना, ये भी नेगेटिव है। इससे बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, वो केवल कॉपी पेस्ट करेगा, तो ये भी लर्निंग को सार्थक अधिगम को सुसाध्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से हम टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करके सही तरीके से प्रैक्टिस करके और फिर अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। Students are likely to experience the emotion of when they attribute internal factors to explain their success at a task, यानी अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें किसकी भावना आती है। यानी कोई टास्क दिया गया था जो वो सफल हो गया है उनका टास्क, और वो इंटरनल फैक्टर्स उनको अंदर से लग रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए, वो कैसा इमोशन होगा, तो वो शेम होगा या एंगर होगा, प्राइड। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी टास्क सक्सेसफुल हो गया है तो वो एक प्राइड की बात है, वो एक गर्व की बात है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें नेगेटिव कौन कौन से सेंस है, तो शेम नेगेटिव है, और एंगर भी नेगेटिव है, और एंजाइटी भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे सही क्या है? प्राइड, ये एक पॉजिटिव सेंस है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया कि एट अ प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज्ड बिकॉज, यानी शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहु संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, ठीक है, अच्छी बात है, सही, पॉजिटिव है। आगे इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहाँ पे इंक्लूड लिखा होता, यानी समाहित की अगर बात की जाती तो सही था। यहाँ पे वर्जित की बात की जा रही है, तो अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गया है, तो ये नेगेटिव हो गया, जो गलत है। उसके बाद इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन
रिएक्शन टाइम टीचर का शेप करेगा, कोई भी नेगेटिव है पूरा। उसके बाद इट यील्ड्स टू डॉसिलिटी अमंग चिल्ड्रन, यानी यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है, तो ये भी नहीं, नेगेटिव है। तो सही ऑप्शन क्या है? इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, तो ये पॉजिटिव, ये करेक्ट है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, यानी अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबल एंड सेग्रीगेट, और हमने देखा था वीडियो में कि लेबल और सेग्रीगेट जो है ये कैसे नेगेटिव है। तो ये हमको, तो ऑप्शन जिसमें 4 होगा वो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन कहाँ 4 है? ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो ये बिल्कुल नहीं, 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब कौन सा हो सकता है? तो यहाँ बोला गया है कि बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट, यानी मूल्यांकन करने से पहले क्लास के अंदर, व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो क्या वो टीचर, अगर आप टीचर हैं, खुद आप ये चीज को फील करिए, अगर आप टीचर हैं और आपको क्लास में बच्चों का असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है, तो क्या आप इस बात पे विचार करेंगे, हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट बिसाइड मी, यानी मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? क्या आप ये सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। तो यानी पहला और चौथा नहीं हो सकता। तो लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं। जो करेक्ट आंसर है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी विशेष छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, आप ये पता करेंगे। और विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी, यानी कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा। तो आप इन्हीं 2 चीजों के बारे में चिंतन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो ये यहाँ पे फिलहाल नहीं दिए गए हैं, ये कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई होगी पेपर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे वीडियोस में इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में यहीं तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा @TET CTET क्लास। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।